कॉलेज के एग्जाम खत्म होने पर इस बार जब मैं घर गई तो देखा माँ काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उनका ट्रीटमेंट भी सही से नहीं हो रहा था। एक दिन वो अचानक बेहोश हो गईं। मैं उनको हॉस्पिटल ले आई। वहाँ उनके कुछ टेस्ट होने के बाद जब रिपोर्ट आई तब डॉक्टर ने बताया उनको काफ़ी टाइम से एक ड्रग दिया जा रहा है जिससे धीरे धीरे बॉडी के ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। मेरे तो होश ही उड़ गए। माँ को मारने की कोशिश हो रही थी। मैंने डॉक्टर से विनती की किसी तरह उनको बचा लें, पर उन्होंने साफ कहा कि माँ के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। वो आईसीयू में थी, वेंटिलेटर पर। उसी रात माँ को हार्ट अटैक आया और मुझे अनाथ कर गईं। अनुराधा एक बार फिर रो पड़ी। रोते रोते कहने लगी, कितनी बदनसीब हूँ मैं दादी। पापा को कभी देखा नहीं, कभी उनका प्यार ना पा सकी। पापा क्या होते हैं कभी जाना ही नहीं। माँ ही मेरे लिए सब कुछ थी, पर उन्होंने भी मुझे खुद से दूर रखा। कितना रोई थी मैं उनके साथ रहने के लिए। स्कूल में जब मेरे दोस्त अपनी माँ के साथ घूमने, खेलने, सोने की बात करते तो मुझे भी माँ की याद आती थी। मैं भी उनके साथ रहना चाहती थी। रात में डर लगे तो उनकी गोद में सोना चाहती थी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। छुट्टियों में भी बस 10-12 दिनों के लिए घर आना होता था, तब भी वह मुझे कमरे से बाहर नहीं जाने देती थी। मैं हमेशा माँ के साथ रहना चाहती थी। सोचा था मेरा कॉलेज पूरा हो जाए तो माँ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, पर क्या पता था उससे पहले ही वो मेरा साथ छोड़ देंगी। सच कहती हैं छोटी माँ, मैं मनहूस ही हूँ शायद, तभी तो जिसका भी साथ चाहा वह मुझे छोड़ गया। पहले पापा, फिर माँ, और आगे वह कुछ कह नहीं पाई। दर्द और तकलीफ उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। आंखों के आगे अभिज्ञान का चेहरा घूम गया। उसने आंखें बंद कर लीं। आंखों में ठहरे आंसू गालों पर लुढ़क आए। सब ठीक हो जाएगा, देखना बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में भी कोई आएगा जो तुम्हारी जिंदगी में प्यार भर देगा, वो सारी खुशियां देगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारा भी एक प्यारा परिवार होगा। दादी ने प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहा। वो उससे और भी बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर उसकी हालत देखते हुए उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। चलो अब आराम करो, काफी रात हो गई है, बाकी बातें हम फिर कभी करेंगे। मैं जरा ये जग भर लाती हूँ, दादी ने कहा तो अनुराधा ने अपने आंसू पोंछे और हाँ में सर हिला दिया। मैं अभी आती हूँ कहकर दादी चली गईं। अनुराधा ने भी उठकर मुंह धोया और बिस्तर पर आकर लेट गई। ज्यादा रोने से उसका सर भारी होने लगा था। उसने आंखें मूंद लीं। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। दादी ने वापस आकर देखा तो वह सो चुकी थी। वह उसके पास आई और उसका सर सहलाते हुए कहा, जाने क्या लिखा है इस बच्ची की किस्मत में। कितना अच्छा होता अगर ये हमेशा के लिए मेरे पास रह जाती। अभिज्ञान इसे अपना लेता तो सब सही हो जाता। हे ईश्वर, और कितनी परीक्षा लेंगे इसकी। छोड़ दीजिए अब, इसे भी इसके हिस्से का प्यार दे दीजिए। रक्षा करना इसकी भगवान। ऊपर देखते हुए उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए, फिर अनुराधा के बगल में आकर लेट गईं। दूसरी तरफ शैलेंद्र अपने कमरे में लैपटॉप पर अब तक काम कर रहे थे। सुलोचना वहीं उनके पास बैठी कुछ सोच रही थी। तुम अब तक सोई नहीं? तबीयत तो ठीक है? शैलेंद्र जी ने चिंता जताई। जब से वो लड़की इस घर में आई है, मेरा नींद चैन सब खत्म हो गया है, सुलोचना ने गुस्से और नफरत भरे स्वर में कहा। अब क्या किया उसने? शादी तक चुप रहेगी? उसने खुद ही तो कहा था। शैलेंद्र जी ने कहा, अरे आप समझ नहीं रहे, शादी वाला घर है। कल अनुज अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, फिर बाकी मेहमान भी तो धीरे धीरे आ जाएंगे। ऐसे उसे यहाँ देखेंगे तो सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देंगे हम सबको? अगर गलती से भी ये बात बाहर आ गई कि अभिज्ञान ने शादी की है उससे, तो फिर जानते हैं ना क्या होगा। हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। सुलोचना जी ने परेशान होते हुए कहा, तुम खामखा चिंता करती हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम में से कोई कुछ बताएगा ही नहीं, और माँ भी हमारी बात मानेंगी, वो भी किसी से नहीं कहेंगी। शैलेंद्र जी ने उनको समझाते हुए कहा, मुझे सब पता है, पर इस लड़की पर भरोसा मैं नहीं कर सकती। उसने मुंह खोल दिया तो देखते नहीं दुल्हन बनी घूमती रहती है। ऐसे तो कोई भी समझ जाएगा वो शादीशुदा है, फिर सवाल भी पूछेंगे। और उसने सब कह दिया तो फिर
मैं नहीं चाहती इस कल की आई लड़की की वजह से मेरी बेटी की शादी में कोई रुकावट आए। सुलोचना जी ने साफ शब्दों में कह दिया। अच्छा ठीक है, कल मैं उससे और अभिज्ञान से बात करूंगा। अब तुम सो जाओ, शैलेंद्र जी ने कहा। अरे पर, सुलोचना जी ने कहना चाहा। मैंने कहा ना सब ठीक होगा, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, शैलेंद्र जी ने कहा और दूसरी करवट लेकर सो गए। आह भगवान, इतनी टेंशन में इनको नींद कैसे आ रही है। जो भी हो, कल अनुज के आने से पहले मुझे ही कुछ करना होगा। तुम्हें तो मैं देख लूंगी लड़की, सुलोचना जी ने गुस्से से कहा। फिर बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। ऐ लड़की, जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुलोचना जी की आवाज सुनकर अनुराधा बाहर आई। वह किचन में रमा की मदद कर रही थी। जी आंटी, कहकर वह उनके सामने सर झुकाए खड़ी थी। आज से घर में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, तो भूलकर भी किसी के सामने खुद को अभिज्ञान की पत्नी बताने की गलती मत करना। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना अंजाम तुम जानती हो, सुलोचना जी ने लगभग धमकाते हुए कहा। मैंने वादा किया है आंटी, नहीं तोड़ूंगी, फिक्र मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, अनुराधा ने बहुत ही नम्र भाव से कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गई। और सुनो, ये जो मंगलसूत्र और सिंदूर पहन रखा है उसे भी निकाल देना, मैं नहीं चाहती कोई भी कुछ भी सवाल पूछे, सुलोचना जी ने कहा। वहीं अनुराधा ने सुना तो चौंक कर उनका चेहरा देखने लगी थी, जैसे पूछना चाहती हो, ये सब क्यों। सुलोचना जी ने जानबूझकर ये बात कही थी। वैसे तो वो समझ गई थीं, अनुराधा किसी से कुछ नहीं कहेगी। ये बात कहकर उनके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई थी। जब बिना कोई जवाब दिए अनुराधा जाने लगी, सुलोचना जी ने दोबारा पूछा, समझ गई ना मैंने क्या कहा। जी आंटी, अनुराधा ने धीरे से कहा, फिर वहां से चली गई। बहू, ये सब क्या है। उससे सिंदूर और मंगलसूत्र निकालने को क्यों कहा। वो वैसे भी किसी से कुछ नहीं कहेगी, वो बच्ची पहले ही बहुत परेशान है, उसे और परेशान मत करो, दादी ने सुलोचना जी की तरफ आते हुए कहा। ओह प्लीज माँ, मैंने आपकी बात सुनी और उसे स्टोर रूम के बजाय आपके कमरे में रहने दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी हर बात मानूंगी। ये मेरे बच्चों का मामला है और मुझे जो सही लगेगा मैं करूंगी। वो इस घर में सुहागन बनकर नहीं रहेगी, यहाँ रहना है तो जैसा मैं कहूंगी करना पड़ेगा, सुलोचना जी ने दादी से कहा और खुद भी वहां से चली गईं। अभिज्ञान, जो अभी अभी वहां आया था, उसने पूछा, क्या बात है दादी, माँ क्यों बिगड़ रही थी सुबह सुबह। और अनु कहाँ है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। मुझे क्या पूछ रहा है, जाकर अपनी माँ से पूछो। हाथ धोकर उस मासूम के पीछे ही पड़ गए हैं सब, और तुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं है, खुद को दोस्त कहता है। दादी ने भड़कते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ चली गईं। अब मैंने क्या कर दिया यार, ये दादी क्यों भड़क गईं। दादी दादी रुकिए, मेरी बात सुनिए। अभिज्ञान दादी को पुकारते हुए उनकी तरफ बढ़ गया। माँ, देखा आपने, आंटी ने क्या कहा। वो ऐसा कैसे कह सकती हैं, अपने पति के होते हुए मैं अपनी मांग का सिंदूर कैसे मिटा सकती हूँ। हाँ माना अभिज्ञान जी मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, पर मैं तो उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ, और एक सुहागन होते हुए मैं कैसे अपनी मांग का सिंदूर मिटा दूँ। मुझसे ये नहीं होगा माँ, मुझसे नहीं होगा, मुझे कोई रास्ता दिखाओ ना, कुछ तो कहो माँ, प्लीज मुझसे बात करो। हाथों में अपने माँ पापा की तस्वीर को पकड़े अनुराधा कह रही थी, उसकी आवाज में काफी दर्द था। दरवाजे पर खड़े दादी और अभिज्ञान ने उसकी बात सुन ली। अभिज्ञान तो जैसे जड़ हो गया, उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। वह दरवाजे से ही वापस लौट गया। अनु, किससे बात कर रही हो बेटा, दादी ने अंदर आते हुए कहा। किसी से नहीं दादी, आज माँ की बहुत याद आ रही थी, तो बस उनको याद कर रही थी। तस्वीर को बेड पर रखकर दादी की तरफ देखते हुए अनुराधा ने उदास स्वर में कहा, माँ की तस्वीर है। दादी ने बात बदलते हुए पूछा, जी ये माँ पापा की तस्वीर है, उनके शादी के बाद की, मेरे पास बस यही एक तस्वीर है उनकी। अनुराधा ने तस्वीर को वापस हाथों में लेकर कहा, मुझे नहीं मिलाओगी उनसे। दादी ने बड़े ही प्यार से कहा, हाँ क्यों नहीं दादी, ये है मेरे पापा अनुराग और मेरी माँ राधिका। अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा और तस्वीर दादी की तरफ बढ़ा दी। दादी ने जैसे ही तस्वीर देखी, उनके चेहरे के भाव बदल गए। ये तुम्हारे माँ पापा हैं, उनको जैसे यकीन नहीं हुआ। जी यही मेरे माँ पापा हैं, अनुराधा ने कहा।
तुम सच में अनुराग और राधिका की बेटी हो? दादी को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ दादी, सच में यही मेरे माँ पापा हैं। कि आप मेरे माँ पापा को जानती थीं? अनुराधा हैरान थी। ओह मेरी बच्ची, ये सब क्या हो गया? कहते हुए दादी ने उसे गले लगा लिया। अनुराधा को कुछ समझ नहीं आया। आप माँ पापा को कैसे जानती हैं दादी? अनुराधा ने हैरान भाव से कहा। शैलेंद्र के दोस्त थे दोनों, साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, घर भी आते थे। एक समय था जब मैं राधिका को इस घर की बहू बनाना चाहती थी। वो तो हो नहीं पाया क्योंकि वो अनुराग को चाहती थी। पर किस्मत का खेल देखो, आज उसकी बेटी इस घर की बहू है। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दादी तुम्हारे साथ है, वो सब संभाल लेगी। अब देखती हूँ कैसे कोई तुम्हें घर से निकालता है। दादी ने उसका हाथ थामकर उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। दादी, जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मेरे लिए आप खामा अपने परिवार से झगड़ा ना करें प्लीज। अनुराधा ने उनकी तरफ देखकर कहा। लेकिन अनु, दादी ने कहना चाहा। दादी प्लीज, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अनुराधा ने हाथ जोड़कर विनती की। माँ, देखो अनुज आ गया है, जल्दी बाहर आइए। शैलेंद्र की आवाज से दादी का ध्यान हटा। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और फिर बाहर निकल गईं। माँ, आपको अनुराधा से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपको पता भी नहीं उसे कितना हर्ट हुआ है। सुलोचना जी के कमरे के अंदर आते हुए अभिज्ञान ने कहा। अच्छा, तो उसने तुमसे शिकायत भी कर दी? देखने में तो मासूम लगती है और हमारे घर में क्लेश करा रही है। सुलोचना जी ने नफरत से कहा। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो बस मैंने बातें सुन ली थीं। और अगर उसे क्लेश कराना ही होता तो वो ये घर छोड़कर कभी भी नहीं जाती। सिर्फ उसकी वजह से इस घर की शांति भंग ना हो इसलिए जा रही है। और आप हो कि उस पर ही इल्जाम लगा रही हो। अभिज्ञान ने अनुराधा की साइड लेते हुए कहा। देख रही हूँ, जब से वो लड़की आई है तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। अपनी माँ से बात करने का तरीका भूल गया है। सुलोचना जी ने गुस्से से कहा। मुझे सब याद है किससे कैसे बात करनी है। शायद आप अपने बड़े होने का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही हो। अनु को परेशान करना बंद कर दीजिए माँ प्लीज, अभिज्ञान ने कहा और उनकी बात सुने बिना ही वापस चला गया। अनु अनु अनु, जब से आई है सब उसकी माला जप रहे हैं। अगर शिविका की बात ना होती तो आज के आज उसे यहाँ से निकाल फेंकती। पर कोई बात नहीं, बस कुछ दिन और, फिर देखती हूँ तुम्हें यहाँ से जाने से कोई कैसे रोकता है। सुलोचना जी ने गुस्से और नफरत भरे स्वर में खुद से कहा। मौसी कैसी हैं आप? कहते हुए अनुज ने दादी के पैर छुए। बस ठीक हूँ, अब इस उम्र में कैसी हो सकती हूँ। खड़े क्यों हो, आओ बैठो, दादी ने मुस्कुराकर कहा। नमस्ते मौसी जी, अनुज की पत्नी नीता ने दादी से कहा और आगे बढ़कर इसके पैर छुए। खुश रहो बेटा, दादी ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। रमा, जरा सबके लिए चाय ले आना, दादी ने रमा की तरफ देखकर कहा, जो सबका सामान अंदर रख रही थी। उसने हाँ में सर हिलाया और किचन में चली गई। और अनुज, बिजनेस कैसा चल रहा है? सुना है अब वैभव ने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। वैसे वो है कहाँ? बहन की शादी है और अब तक गायब है, शैलेंद्र जी ने कहा। हाँ भैया, बिजनेस एकदम सही चल रहा है। एक दो नई डील साइन की हैं, अब उनको वैभव ही संभाल रहा है। सच है, जब से उसने ज्वाइन किया है बिजनेस ने रफ्तार पकड़ ली है, अनुज ने कहा। वैसे वो है कहाँ? दादी ने पूछा। अरे आपको पता है ना मौसी, उसे बस छुट्टी का बहाना मिलना चाहिए और बस घूमने निकल पड़ता है। हमने कहा भाई प्लेन से चलते हैं, जल्दी पहुंचेंगे। पर नहीं, जनाब को तो ट्रिप पर जाना है, बाय रोड आ रहा है, सुबह तक पहुंच जाएगा। अनुज ने कहा। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, उसका बस चले तो पूरा इंडिया कार में ही घूम ले, अंदर से आते हुए अभिज्ञान ने कहा। फिर आकर अनुज अनीता के पैर छूकर वहीं बैठ गया। हाँ, आप सब तो जानते ही हैं ट्रैवल करना उसे कितना पसंद है, नीता ने मुस्कुराकर कहा। वैसे तुम कब सुधरोगे? तुम अपने पापा का बिजनेस कब ज्वाइन करोगे? अनुज ने अभिज्ञान की तरफ देखकर कहा। भाई, हम तो कब से कह रहे हैं, हमारी तो ये सुनता नहीं। 26 का हो गया है, कब तक ऐसे निठल्ला बैठा रहेगा? पर नहीं, जनाब तो खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं। वैभव को देखो, तुमसे 2 साल छोटा है, पर एमबीए करते ही अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया। शैलेंद्र जी ने तंज भरी लहजे में कहा। पापा प्लीज, ये मेरा सपना है,
आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैंने आपका बिजनेस ज्वाइन करने से मना नहीं किया। बस एक बार अपना खुद का कुछ करना चाहता हूँ। अगर कुछ नहीं कर पाया तो बिजनेस ही ज्वाइन कर लूँगा और आगे आपको ये सब ही बातें करनी है तो मैं जा रहा हूँ। कहकर वह उठ खड़ा हुआ। फिर अनुज और नीता की तरफ देखकर कहा, सॉरी चाचू, सॉरी चाची, आपसे बाद में मिलता हूँ। और वह बाहर चला गया। अनुज नीता उसको जाते हुए देखते रहे। और माफ करना अनुज, शैलेंद्र जी अभिज्ञान के ऐसे चले जाने से शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। कोई बात नहीं भैया, आजकल के बच्चों में खुद का कुछ करने का जुनून होता है। अगर वह कुछ करना चाहता है तो आपको भी उसका सपोर्ट करना चाहिए, अनुज ने समझाया। भाभी कहाँ हैं? नीता ने बात बदलते हुए कहा। हम यहाँ हैं, कमरे से बाहर आते हुए सुलोचना जी ने कहा। बस आप दोनों ही आए हो, हमारे छोटे नवाब साहब नहीं आए? सुलोचना जी ने इधर उधर देखकर कहा। वो कल सुबह तक पहुंच जाएगा भाभी, नीता ने कहा। शिविका से मिले? उसकी तबीयत जरा खराब थी इसलिए घर नहीं आई, सुलोचना जी ने पूछा। नहीं, अभी अभी तो आए हैं, चाय भी नहीं पी है, पहले थोड़ा सुस्ता लेने दो फिर मिल लेंगे, शैलेंद्र जी ने कहा। तब तक रमा चाय ले आई। फिर सबने चाय पी। फिर शैलेंद्र अनुज को अपना ऑफिस दिखाने अपने साथ ले गए। नीता सुलोचना जी के साथ शिविका के कमरे में चली गई। दादी भी उनके साथ गईं। अगली सुबह सभी नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर जमा थे। सुलोचना और नीता सबको नाश्ता परोस रही थीं। सिर्फ अनुराधा वहां नहीं थी। माँ कहाँ है? आई नहीं अब तक, शैलेंद्र जी ने सुलोचना से पूछा। रमा से कहा था बुलाने को आती होंगी, उन्होंने अनुज की प्लेट पर पराठा रखते हुए कहा। लो आ गई मौसी जी, नीता ने दादी की तरफ देखते हुए कहा। अरे क्या बात है, आज सभी एक साथ? दादी ने कुर्सी खिसकाते हुए मुस्कुराकर कहा। हाँ, कुछ दिनों में शिविका चली जाएगी तो उसकी इच्छा थी जब तक वो यहाँ है सबके साथ थोड़ा समय बिताए। अब हमारी लाडली कुछ कहे और हम उसकी बात ना सुने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बेटियां भी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, कुछ दिनों में इसकी शादी है, यकीन नहीं होता, कहते हुए शैलेंद्र जी ने थोड़ा उदास हो गए। ओहो पापा, क्या आप भी सेंटी हो रहे हो? इसी शहर में रहूंगी मैं, जब मन होगा आपसे मिलने आती रहूंगी। किसी में है हिम्मत जो मुझे रोके? शैलेंद्र जी के पास आकर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए शिविका ने कहा तो वह हंस पड़े। हाँ हाँ भाई, तुम्हें रोकने की हिम्मत करके किसी को मरना थोड़े ही है। अभिज्ञान ने चुटकी ली। पापा देखो ना भैया क्या बोल रहे हैं, शिविका ने शिकायती लहजे में कहा। अब बस करो दोनों, चुपचाप नाश्ता करो। और अभिज्ञान, आज वैभव आ रहा है तो शाम को उसके साथ जाकर उसे भी कुछ शॉपिंग करा देना। उसे इस जगह के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, नीता ने बताया। काम के चक्कर में वह शादी के लिए कोई शॉपिंग ही नहीं कर पाया है, सुलोचना जी ने कहा। ठीक है माँ, चला जाऊंगा, थोड़े उखड़े स्वर में उसने कहा। अब वह भी उनसे नाराज था। रमा, अनु को नाश्ता दे आओ, दादी ने एक प्लेट रमा की तरफ बढ़ाकर कहा। रमा ने प्लेट लिया और चली गई। उसके जाने के बाद अनुज ने कहा, ये अनु कौन है मौसी? माँ जी के एक दूर के रिश्तेदार की बेटी है, माँ बाप मर गए तो माँ ने कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लिया है उसे। तुम्हें तो पता है ना उनको समाज सेवा का कितना शौक है। दादी के कुछ कहने से पहले ही सुलोचना बोल पड़ी। दादी और अभिज्ञान ने एक दूसरे को देखा। दादी को थोड़ा गुस्सा भी आया, पर वो क्या कहती, अभी वह कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी तो उन्होंने फिलहाल चुप रहना ही सही समझा। मेरा हो गया दादी, मुझे एक मीटिंग में जाना है, निकलता हूँ। वैभव आ जाए तो उससे कहना मुझे फोन कर ले, अभिज्ञान ने उठते हुए कहा और तैयार होने कमरे में चला गया। ये तो बहुत बुरा हुआ मौसी, पर इस तरह कमरे में बंद रहेगी तो और डिप्रेशन होगी। थोड़ा बाहर निकलेगी, घूमेगी, लोगों से मिलेगी तो अच्छा लगेगा उसे भी, नीता ने अफसोस जताते हुए कहा। हाँ, मैं भी तो कितने दिनों से ये कह रही हूँ, पर वो कुछ ज्यादा ही उदास रहती है, कमरे से बाहर भी नहीं आती, सुलोचना जी ने कहा। दादी और शैलेंद्र उनके इस तरह बात करने पर हैरान थे। वहीं शिविका सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। क्या बात है माँ, आपसे तो गिरगिट भी शर्मा जाए, क्या रंग बदलती हो आप। हेलो बिजी पीपल्स, मे आई कम इन? दरवाजे से आती आवाज से सबका ध्यान हटा। सामने सूट बूट में एक हैंडसम सा लड़का अपनी ट्रॉली बैग के साथ खड़ा था, आंखों पर गॉगल्स लगाए, दाएं हाथ की उंगली में कार की चाबी को फंसाकर घुमाते हुए अंदर की तरफ चला आ रहा था। उसको देखते ही अनुज और नीता
खुश होकर अपनी कुर्सियों से उठकर उसके पास आ गए। वैभव, कितनी देर कर दी बेटा, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। सफर अच्छा था ना? नीता ने उसे गले लगाकर कहा। ऑफ कोर्स मॉम, मैंने बहुत एंजॉय किया। आप दोनों को भी मेरे साथ आना चाहिए था। कितने सुंदर नज़ारे देखते हुए आया हूँ कि क्या बताऊँ। वैभव ने उनसे दूर होते हुए कहा। हाय डैड, कैसे हो? मैंने आपकी कंपनी को बहुत मिस किया। वैभव ने अनुज के गले लगते हुए कहा। मैंने भी आपको मिस किया बेटा, अनुज ने कहा। वैभव ने सबके पैर छुए और शिविका को गले लगाकर उसके कान में कहा। वो गधा कौन है जो तुझसे शादी कर रहा है? आई एम श्योर तूने जरूर उसको धमकाया होगा, वरना ऐसे तो कोई तुझे मिलने वाला नहीं था, कहकर उसने शिविका के बाल खींचे। भाई तू पिटेगा मुझसे, शिविका ने कहा और उसके बाल नोच डाले। लो, हो गए दोनों शुरू। अरे क्यों छेड़ता है बहन को? दादी ने उसके कान खींचते हुए कहा। दादी मौसी, मुझे लग रही है, छोड़ दीजिए। वैभव ने अपना हाथ कान पर रखते हुए कहा। अच्छा बच्चू, अब दर्द हो रहा है? फिर से मुझे तंग किया ना तो ज्ञान भैया से शिकायत करूंगी तुम्हारी, शिविका ने उससे कहा और उसे जीप चिढ़ाते हुए अपने कमरे में भाग गई। रुक, भागती कहाँ है डरपोक कहीं की, पीछे से वैभव ने आवाज दी। चलो तुम भी अब फ्रेश हो जाओ, अभिज्ञान के कमरे में तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है, बाकी कमरे मेहमानों के लिए हैं। तुम्हें रूम शेयर करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? शैलेंद्र जी ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं है बड़े पापा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर शायद ज्ञान भैया को हो। आपने उनसे पूछा तो है ना? वैभव ने कहा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आखिर इतने दिनों के बाद भाई आया है, साथ रहेंगे तो थोड़ी बातें भी कर लेंगे। सामने से आते अभिज्ञान ने वैभव की तरफ देखकर कहा और मुस्कुरा दिया। वैभव उसके गले जा लगा। अभिज्ञान ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा। तुम रेस्ट करो, मुझे थोड़ा काम है, वो खत्म करके शाम को मिलता हूँ। और हाँ, तैयार रहना, तुम्हें शॉपिंग में ले चलूँगा, चाची ने बताया। तुमने कुछ लिया नहीं? हाँ, वो लास्ट डे तक बिजी था तो जा ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, मैं तैयार रहूँगा, वैभव ने कहा। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, आता हूँ दादी, कहते हुए अभिज्ञान चला गया। हमें भी अब चलना चाहिए, मुझे भी कुछ लेना था। अनुज, आप चल रहे हैं ना? नीता ने अनुज से कहा। ओ हाँ चलो, तुम रेस्ट करो बेटा, काफी लंबे सफर से आए हो, अनुज ने वैभव से कहा और फिर नीता के साथ बाहर चले गए। शैलेंद्र भी ऑफिस के लिए निकल गए और दादी अपने कमरे में आ गईं। वैभव अभिज्ञान के कमरे में आया, नहाकर फ्रेश हुआ, देखा तो रमा उसका नाश्ता वहीं रखाई थी। उसने नाश्ता किया और थोड़ी देर लेट गया, पर कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। दादी कमरे में आई तो देखा अनुराधा नाश्ता कर चुकी थी। वह चुपचाप कमरे में बैठे बाहर देख रही थी, काफी परेशान लग रही थी। क्या बात है बेटा, कल से तुम बाहर क्यों नहीं आई? दादी ने पूछा। वो दादी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, आंटी ने जो कहा है उसके बारे में सोच रही थी, ऐसे कैसे बाहर जाऊं, अब तो मेहमान भी आ गए हैं। अनुराधा ने अपनी परेशानी बताई। मेरे पास एक उपाय है, दादी उसके पास आकर बोली। क्या उपाय दादी? अनुराधा ने पूछा। आ बैठ इधर। दादी ने उसको आईने के पास बैठाया, उसके बालों से पिन निकाल दिया जिससे बाल खुल गए और मांग निकल आई। दादी ने मांग में भरे सिंदूर को रहने दिया और बाकी का जो कपाल पर था उसे रुई की मदद से हटा दिया, फिर साइड मांग कराते हुए बालों को बांध दिया। अब ऐसा लग रहा था उसने मांग नहीं भरी। अनुराधा ने देखा तो खुश हो गई, पर दादी इसका क्या? मंगलसूत्र को हाथ में लेते हुए उसने कहा, इसका भी कुछ करते हैं, दादी ने कहा और उसके बैग में से एक स्कार्फ निकालकर उसके गले में घुमाते हुए लपेट दिया। अब वह पूरी तरह से छिप गया था। हो गया, दादी ने कहा और उसे आईने की तरफ घुमा दिया। अनुराधा ने देखा, अब बिल्कुल पता नहीं लग रहा था उसने मंगलसूत्र पहना है या सिंदूर लगाया है, वह बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दादी, आपने आज मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी। अनुराधा ने खुश होकर दादी को गले लगा लिया। पगली, दादी ने उसका सर सहलाते हुए कहा। वेल डन मिस्टर अभिज्ञान, आपके आइडियाज़ काफ़ी इम्प्रेसिव हैं, आई रियली लाइक इट, आदित्य ने कहा। यस मिस्टर अभिज्ञान, मुझे भी आपके आइडियाज़ काफ़ी पसंद आए, विवेक ने कहा। मीटिंग रूम में मौजूद बाकी सब भी अभिज्ञान के आइडिया से खुश हुए। अभिज्ञान की आज कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग थी,
इन लोगों से मिलने के लिए वह काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था। आज उन सबको इसका स्टार्टअप प्लान काफ़ी पसंद आया था। ऐसा नहीं था कि शैलेंद्र जी उसके स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करते, पर अभिज्ञान उनसे मदद नहीं लेना चाहता था। वह खुद से ही सब करना चाहता था और उसकी कोशिश रंग लाई। इन्वेस्टर्स को उसने इम्प्रेस कर लिया और कुछ दिनों में कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाने की बात हुई और मीटिंग खत्म हुई। वह बाहर आया, घड़ी देखी तो 4 बज चुके थे। फोन की रिंग से वैभव की नींद खुली। उसने बिना देखे ही फोन रिसीव किया। हेलो, उन्नीदी आवाज में उसने कहा। वैभव, तैयार रहना, मैं 1 घंटे में घर आ रहा हूँ। अभिज्ञान ने कहा। ओह सॉरी भाई, जरा आंख लग गई थी। आप आइए, मैं रेडी रहूंगा, कहकर उसने फोन रख दिया। फिर जल्दी बाथरूम की तरफ भागा। मुझे अनु से शॉपिंग पर चलने के लिए पूछना चाहिए। थोड़ा बाहर निकलेगी तो अच्छा लगेगा उसे, अभिज्ञान ने खुद से कहा। अनुराधा को याद करते ही उसकी स्माइल बड़ी हो गई। उसने तुरंत दादी को कॉल किया। हाँ बेटा, कैसी रही मीटिंग? कुछ बात बनी? दादी ने कॉल रिसीव करते हुए पूछा। जी दादी, सब बहुत अच्छा था, बस कुछ लीगल प्रोसेस बाकी है। सब सही रहा तो कुछ दिनों बाद मेरा भी काम शुरू हो जाएगा, अभिज्ञान ने कहा। वैसे दादी, अनु से कहना तैयार रहे। वैभव को शॉपिंग पर जाना था, मैंने सोचा उसे भी साथ ले चलूं। थोड़ा बाहर निकलेगी तो अच्छा लगेगा उसे। मैंने सही सोचा ना दादी? अभिज्ञान ने थोड़ा डरते हुए कहा। उसे लगा कहीं दादी नाराज ना हो जाएं। दादी तो हमेशा से चाहती थीं दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं, ताकि अभिज्ञान समझ पाए कि उसके लिए अनु ही सही लड़की है। अब जब वह खुद से उसे बाहर ले जाना चाहता था तो दादी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, तुमने बिल्कुल सही सोचा बेटा, पर अगर ये बात तुम खुद उससे कहोगे तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। वो यही है, लो बात कर लो, कहकर दादी ने फोन अनुराधा को पकड़ा दिया। हेलो अनु, तुम सुन रही हो ना? अभिज्ञान ने कहा। जी कहिए, अनुराधा ने कहा। तैयार रहना, मैं 1 घंटे में घर पहुंचूंगा, फिर बाहर चलेंगे। अभिज्ञान ने सीधे शब्दों में अपनी बात कह दी। पर मैं कैसे? आंटी को अच्छा नहीं लगेगा, अनुराधा ने धीरे से कहा। मैंने कह दिया ना, तुम चल रही हो तो बस बात खत्म हो गई। तुम बस तैयार रहना, बाकी सबसे मैं बात कर लूंगा, अभिज्ञान ने बड़े ही हक से कहा। उसके लिए ये नॉर्मल था, पर अनुराधा को उसका खुद पर यूं हक जताना अच्छा लगा। वह मुस्कुरा दी और हाँ कहकर फोन रख दिया। क्या कहा ज्ञान ने? दादी ने पूछा। वो कह रहे थे मुझे बाहर ले जाएंगे, अनुराधा ने शर्माते हुए कहा। अरे तो अच्छी बात है ना, जब से आई हो कहीं गई भी नहीं हो, थोड़ा बाहर जाओगी तो अच्छा लगेगा। जाओ, रेडी हो जाओ, ज्ञान आता होगा, दादी ने प्यार से उसका गाल छूकर कहा। अनुराधा ने हाँ में सिर हिलाया और तैयार होने लगी। वैभव तैयार होकर नीचे आया तो शिविका ने कहा, भाई मुझे भी ले चल। क्यों, क्या चाहिए बोल, मैं ले आऊंगा। वैभव ने सोफे पर बैठते हुए कहा। भाई प्लीज यार, ले चलना, घर पर बोर हो रही हूँ, सब बिजी हैं यहाँ, थोड़ा बाहर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा, प्लीज मान जा, शिविका ने मासूम सी शक्ल बनाकर उसको मनाते हुए कहा। शिवी, कहीं नहीं जा रही हो तुम? 2 दिन बाद हल्दी है तुम्हारी, ऐसे में दुल्हन को घर में रहना चाहिए, सुलोचना जी ने किचन से निकलते हुए कहा। शिविका ने पहले उनको देखा, फिर वैभव की तरफ देखकर आंखों को छोटी करके क्यूट सा मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, प्लीज 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 ले चल। वैभव ने देखा तो समझ गया वो नहीं मानने वाली। उसने सुलोचना से कहा, कोई बात नहीं बड़ी माँ, जाने दीजिए उसे। वैसे मुझे इसके लिए भी गिफ्ट लेना था, वो खुद उसकी पसंद का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं और भाई तो रहेंगे, हम ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, अब तुम कहते हो तो, पर इसे अकेले कहीं मत जाने देना, सुलोचना जी ने कहा। ओ थैंक यू मॉम, शिविका ने खुश होकर कहा। अच्छा रुक, मैं अपना पर्स कमरे में भूल आया, अभी लेकर आता हूँ। भाई आया तो रुकने को कहना, कहकर वैभव ऊपर जाने लगा। तभी उसने देखा अनुराधा भी नीचे आ रही थी। उसने पहली बार उसे देखा और देखता ही रह गया। व्हाइट कलर का सलवार सूट पहना था उसने, जिसमें बहुत प्यारी लग रही थी। अनुराधा ने नोटिस किया वैभव उसे ही देख रहा है तो वह थोड़ा असहज हो गई और जल्दी उतरने में उसका बैलेंस अचानक बिगड़ गया। वो गिरने ही वाली थी। हे संभल कर, कहते हुए वैभव ने उसे संभाल लिया।
डर से अनुराधा ने आंखें बंद कर ली थीं। जब उसे लगा किसी ने उसे पकड़ रखा है तो उसने आंखें खोलीं। सामने वैभव था और इस वक्त वह उसकी बाहों में थी। अब वह बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। उसने खुद को उससे दूर किया। माफ कीजिए, गलती मेरी थी, अनुराधा ने कहा, फिर वापस मुड़कर नीचे आ गई। वैभव भी मुस्कुराता हुआ चला गया। दरवाजे पर खड़े अभिज्ञान ने दोनों को साथ देखा तो गुस्से में मुट्ठी भींच ली। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, सब वहीं आ जाना, अभिज्ञान ने थोड़े उखड़े स्वर में कहा और मुड़कर बाहर चला गया। उसने अनुराधा पर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि वह उसे ही देख रही थी। अनुराधा को अभिज्ञान का बर्ताव समझ नहीं आया। वैभव का अनुराधा के इतने पास आना अभिज्ञान से सहन नहीं हो रहा था। बाहर आकर उसने गुस्से में कार के दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। तुम कहाँ चल दी सबके साथ? सुलोचना जी ने अनुराधा को बाहर जाते देखकर कहा। वो आंटी, अभिज्ञान जी ने कहा था बाहर चलेंगे, अनुराधा ने धीरे से कहा। अच्छा तरीका है, पहले खुद ही वादा करो, अब तोड़ने की कोशिश कर रही हो। इस तरह अभिज्ञान के साथ घूमेगी तो सबको शक होगा। चुपचाप अंदर जाओ, कहीं नहीं जा रही तुम, सुलोचना जी ने थोड़ा नाराज होकर कहा। पर आंटी, अनुराधा आगे कुछ कह नहीं पाई। उसे लगा था अभिज्ञान उनसे बात करेगा, पर वह तो खुद बिना कुछ कहे चला गया। अनुराधा उदास हो गई। जाने दीजिए ना मॉम, कुछ नहीं तो हमारी शॉपिंग बैग से उठा लेगी, सेविका ने कहा। हाँ, ये भी ठीक है, वैसे भी यही औकात है इसकी, सुलोचना जी ने नफरत से कहा। फिर वहां से चली गई। सेविका ने अनुराधा के पास आकर कहा, टेंशन मत लो, बैग्स नहीं उठवाऊंगी तुमसे, वो तो बस माँ को मनाने के लिए कहा था मैंने। भाई ने कहा है ना चलने को, तो चलो घूम आते हैं। अनुराधा ने सुना तो इसे थोड़ा अच्छा लगा। तुम भी साथ चल रही हो मिस? तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा, वैभव ने आकर अनुराधा से पूछा। जी, अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं। अब चलें, अभिज्ञान जी इंतजार कर रहे हैं, अनुराधा ने कहा और बाहर चली गई। ये कौन है? वैभव ने सेविका से पूछा। दादी के किसी रिश्तेदार की बेटी है, बेचारी अनाथ है, इसलिए कुछ दिन दादी ने यहाँ बुला लिया। अब चलें, सेविका ने सुबह वाली कहानी दोहरा दी। हाँ चलो, वैभव ने कहा। फिर दोनों बाहर आ गए। हाय, मैं वैभव, तुम्हारा नाम क्या है? गाड़ी के पास खड़ी अनुराधा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसने कहा। नमस्ते, मैं अनुराधा। आगे कुछ कहती उससे पहले ही अभिज्ञान ने थोड़े गुस्से में कहा। अनु, गाड़ी में बैठो, देर हो रही है। अनुराधा ने सुना तो चुपचाप अंदर बैठ गई। हम अनु, नाइस नेम, वैभव मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद सभी मॉल में थे। वैभव और शिविका के साथ घूमकर शॉपिंग कर रहे थे। वहीं अनुराधा समझने की कोशिश कर रही थी, अभिज्ञान क्यों नाराज है, कोई बात हुई है क्या? उसने बहुत ही मासूमियत से पूछा। अभिज्ञान ने सुना, उसका चेहरा देखने लगा। नहीं, आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, अनुराधा ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। अभिज्ञान ने महसूस किया कि उसके नाराज होने से वह उदास है। उसने आराम से कहा, नहीं कोई बात नहीं है, बस कुछ सोच रहा था। ओह अच्छा, मुझे लगा शायद आप मुझसे नाराज हैं, अनुराधा ने धीरे से कहा। नहीं अनु, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, वैसे तुम माँ की बात इतनी जल्दी मान जाओगी सोचा नहीं था, अभिज्ञान ने उसको देखते हुए कहा। मतलब कौन सी बात? अनुराधा उसकी बात समझ नहीं पाई। तुमने सिंदूर और मंगलसूत्र निकाल दिया है ना, बस वही पूछ रहा था। उसे लग रहा था अगर आज अनुराधा ने ये सब पहना होता तो वैभव कभी उसके करीब जाने की कोशिश नहीं करता। और जाने क्यों उसे बुरा भी लग रहा था कि अनुराधा ने माँ की बात क्यों मान ली। अनुराधा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर गले में लपेटे दुपट्टे को थोड़ा नीचे कर दिया। अभिज्ञान ने देखा मंगलसूत्र अब भी उसके गले में था, जिसे उसने वापस छुपा लिया। उसके मन को सुकून मिला। वो कितना गलत समझ रहा था। उसका मन कह रहा था अनुराधा कभी ऐसा नहीं करेगी, पर दिमाग को सबूत चाहिए था जो सामने था। अब वह खुश था। चलो तुम्हें भी कुछ दिलवा देता हूँ, कहकर उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगा। अनुराधा भी बिना किसी विरोध के उसके साथ चली जा रही थी, क्योंकि ये हक वो कब का अभिज्ञान को दे चुकी थी। अभिज्ञान ने उसे कुछ ड्रेस दिए और ट्राई करने को कहा।
थोड़े नानुकुर के बाद अनुराधा ने ड्रेस लिए और ट्रायल रूम में आ गई। एक एक कर सभी ड्रेस पहनकर उसने अभिज्ञान को दिखाए और लास्ट में एक गोल्डन वर्क वाला लहंगा उसने अनुराधा के लिए पसंद किया। साथ में कुछ मैचिंग ज्वेलरी भी दिलवा दी। अनुराधा जब लेने से मना कर रही थी तो उसने कहा, अरे ले लो, जब तुम्हें पहली सैलरी मिलेगी तब पहला तोहफा तुम मुझे ही देना, ठीक है। अनुराधा ने खुशी खुशी हाँ में सर हिला दिया था। भाई चल ना, कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। शिविका ने अपना पेट पकड़कर कहा, हाँ ठीक है, पहले भाई और अनु को तो बुला लें, वो भी कुछ खा लेंगे, वैभव ने कहा और अभिज्ञान को कॉल करके दोनों को ऊपर के फूड सेक्शन में आने को कहा। चारों बैठे ऑर्डर आने का वेट कर रहे थे। तभी वैभव ने पूछा, आपकी शॉपिंग हो गई अनु जी? हाँ हो गई, अनुराधा ने छोटा सा जवाब दिया। वो उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, शायद समझ रही थी अभिज्ञान को पसंद नहीं आ रहा। काफी देर हो गई, वैभव जाकर देख ऑर्डर अब तक आया क्यों नहीं, अभिज्ञान ने कहा। तो वैभव मुंह लटकाया वहां से चला गया, क्योंकि वो अभी अनुराधा से और बातें करना चाहता था। थोड़ी देर बाद ऑर्डर किए हुए मोमोज आ गए, सब खा रहे थे। अनुराधा ने जैसे ही पहला बाइट लिया उसे उकाई आने लगी। अपना मुंह दबाकर वह वॉशरूम की तरफ भागी। अभिज्ञान परेशान हो गया। अनु अनु क्या हुआ, कहता हुआ वह भी उसके पीछे गया। अनु सब ठीक हैं, क्या हुआ, तुम ठीक हो? दरवाजे पर खड़े अभिज्ञान ने दरवाजा खटखटाते हुए पूछा। अंदर से उल्टी की आवाजें आ रही थीं। अभिज्ञान बेचैन हो गया। थोड़ी देर बाद अनुराधा बाहर आई। उल्टी करने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अभिज्ञान ने तुरंत उसका हाथ थामकर उसे सहारा दिया और कहा, तबीयत ठीक नहीं थी तो पहले बताना चाहिए था, मैं तुम्हें लेकर ही नहीं आता। अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती तुम। तबीयत खराब नहीं थी अभिज्ञान जी, वो तो मोमोज की वजह से हुआ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। और वो, उसने इतना ही कहा। अभिज्ञान ने सुना तो उसे वैभव पर गुस्सा आया, जिसने बिना पूछे ही ऑर्डर कर दिया था। दोनों वापस अपनी जगह पर आए। शिविका ने अनुराधा से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? अनुराधा कुछ कहती उससे पहले ही अभिज्ञान ने गुस्से में वैभव से कहा, बड़े हो गए पर अक्ल नहीं है तुम में। ऑर्डर करने से पहले पूछना चाहिए था ना किसे क्या पसंद है। वो नॉन वेज नहीं खाती, देखा ना कितनी तबीयत बिगड़ी उसकी। तुम्हें तो मैं, भैया अनु ठीक है, फिर इतना गुस्सा क्यों? शिविका ने उसे रोकते हुए कहा, मैं ठीक हूँ अभिज्ञान जी, उनकी गलती नहीं है, मुझे आप सबको पहले बता देना चाहिए। आप प्लीज शांत हो जाइए, अनुराधा ने कहा तो वह चुप हो गया और वहां से चला गया। भैया रुकिए, कहते हुए शिविका उसके पीछे चली गई। वैभव हैरान था, आज पहली बार उसने अभिज्ञान को ऐसे गुस्से में देखा था। अनुराधा ने वैभव को देखते हुए कहा, उनको गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है, वैसे मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिएगा, उसने हाथ जोड़कर कहा। फिर वहां से चली गई। देर रात सब घर लौट आए। रास्ते भर किसी ने कुछ नहीं कहा, पर घर आकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। अनुराधा भी जाने लगी तो अभिज्ञान ने कहा, अनु सुनो, अगर रात में दिक्कत हो तो दादी से कहना, वह मुझे बुला लेंगी, मैं ठीक हूँ, आप चिंता नहीं कीजिए। कहकर अनुराधा ने स्माइल दी और चली गई। अभिज्ञान उसे जाता देखता रहा। पूरे घर में सुबह से चहल पहल थी। आज शिविका की हल्दी है। उसके ससुराल से उसकी जेठानी और देवर सगुड़ की हल्दी लेकर आए थे। औरतें मंगल गीत गा रही थीं। सारा माहौल काफी खुशनुमा था। सुलोचना जी जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थीं। थोड़ी देर बाद सभी बाहर लॉन में जमा थे। कुछ देर बाद नीता और दादी शिविका को लेकर आए और हल्दी का प्रोग्राम शुरू हुआ। सबने उसे हल्दी लगाई, बस अनुराधा ही दूर खड़ी थी। वैभव ने देखा तो उसके पास आकर कहा, आप हल्दी नहीं लगा रही, आपको भी जाना चाहिए। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मेरा जाना शायद आंटी को पसंद ना आए। अनुराधा ने कहा, क्यों, पर आप भी तो उनके रिश्तेदार हैं ना, फिर क्यों बुरा लगेगा? वैभव ने हैरान होकर कहा, बस ऐसा समझ लीजिए, अनचाहे रिश्तेदार हैं। फीकी मुस्कान के साथ अनुराधा ने कहा। दादी ने देखा अनुराधा दूर खड़ी है तो उन्होंने उसे अपने पास आने का इशारा किया। अनुराधा ने देखा तो दादी के पास आई। दादी ने उससे भी शिविका को हल्दी लगाने के लिए कहा। फिर उसने भी थोड़ी सी हल्दी अपने हाथों में लेकर शिविका को लगा दी।
पर जैसे ही जाने को वापस मुड़ी, सामने से आते अभिज्ञान से टकरा गई और उसकी वाइट शर्ट पर अनुराधा के हाथों के निशान बन गए। ओह, माफ कीजिएगा, आपके कपड़े खराब हो गए। अनुराधा घबरा गई। अरे कोई बात नहीं, दुल्हन की हल्दी लगना तो शुभ होता है। अब अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। पास ही खड़ी एक महिला ने हंसते हुए अभिज्ञान से कहा। दादी मुस्कुराते हुए मन में सोचने लगीं, अगर सब सही रहा तो जरूर होगी। मैं खुद तुम दोनों की फिर से शादी करवाऊंगी। अभिज्ञान ने सुना तो हंस दिया और थोड़ी सी हल्दी लेकर अनुराधा के गाल पर लगा दी। फिर हंसते हुए कहता है, अपना चेहरा देखो, ऐसा लग रहा है अभी रो दोगी। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? नहीं, मैं डर नहीं रही, बस थोड़ा घबरा गई। आपकी शर्ट खराब हो गई ना, इसलिए। अनुराधा ने नजरें चुराते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, हल्दी के फंक्शन में कपड़े तो खराब होते ही हैं। हंसते हुए अभिज्ञान ने कहा। दादी ने अनुराधा से शिविका को अंदर ले जाने को कहा तो वह चली गई। ऐसे ही हंसी खुशी में दिन गुजर गया। अगले दिन सुबह मेहंदी और शाम में संगीत था। शिविका के ससुराल वाले अगले दिन संगीत पर आने का कहकर चले गए थे। शिविका की मेहंदी लग चुकी थी। नीता और सुलोचना जी मेहंदी लगवा रही थीं। अनुराधा भी दादी के पास बैठी थी। उसने मेहंदी नहीं लगवाई थी। नीता ने देखा तो कहा, अनु तुम भी मेहंदी लगवा लो, उसे इन सब की क्या जरूरत है? सुलोचना जी ने कहा, अरे क्यों नहीं, वो भी तो बच्ची है, उसे भी मन होगा, पर शायद संकोच कर रही होगी। नीता ने कहा, जाओ बेटा तुम भी लगवा लो। नीता ने अनु से कहा तो उसने दादी को देखा। दादी ने भी हामी में सर हिला दिया। फिर उसने भी मेहंदी लगवा ली। कुछ औरतें बैठी गीत गा रही थीं। मेहंदी लगाने के बाद सभी बैठे बातें कर रहे थे। शिविका भी अपनी सहेलियों के साथ बिजी थी। वैभव भी वहीं बैठा उनसे बातें कर रहा था। दादी भी कुछ मेहमानों से बातें कर रही थी। अनुराधा को प्यास लगी थी। उसने रमा को देखा पर वह वहां नहीं थी, इसलिए वह खुद ही किचन में आ गई। पर हाथों में मेहंदी थी, वह पानी कैसे लेती? अभी सोच ही रही थी कि किसी की आवाज आई, कुछ चाहिए तुम्हें? देखा तो अभिज्ञान दरवाजे पर खड़ा था, शायद कुछ लेने आया था। हाँ, वो मुझे पानी चाहिए था, पर हाथों में मेहंदी है। अपने हाथ अभिज्ञान को दिखाते हुए अनुराधा ने कहा, ओह अच्छा, रुको मैं हेल्प कर देता हूँ। कहकर अभिज्ञान ने गिलास में पानी लिया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। अनुराधा उसे बुत बनी उसे ही देख रही थी। उसने सोचा नहीं था अभिज्ञान ऐसा कुछ करेगा। अनुराधा को अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर अभिज्ञान ने कहा, देख क्या रही हो, पी लो। अनुराधा झेप गई। उसने चुपचाप पानी पी लिया। सुलोचना भी किसी काम से अंदर आई थी। उन्होंने उन दोनों को देखा तो जल भुन गई। बस कल का दिन शिविका विदा हो जाए, फिर तुमसे निपटती हूँ मैं, उन्होंने मन ही मन कहा और वहां से वापस चली गईं। शाम में संगीत का प्रोग्राम था। अमन और उसका परिवार वहां आ चुके थे। थोड़ी देर में शिविका को नीता अपने साथ लेकर आई और अमन के पास बैठा दिया। कुछ देर बाद बाकी सब भी आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अभिज्ञान की नजरें किसी को ढूंढ रही थीं। वैभव ने देखा तो पूछा, कोई आने वाला है क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं बस तैयारी देख रहा था। पहले हाँ फिर ना में जवाब देते हुए अभिज्ञान ने बात बदल दी। वाह, कितनी प्यारी लग रही है, वैभव ने कहा। तो अभिज्ञान ने उसकी नजरों का पीछा किया तो देखा सामने से अनुराधा चली आ रही है। उसने गोल्डन कलर की रेड बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी। बालों को बांधकर जूड़ा बनाया था जिसमें 2 गुलाब के फूल लगे थे। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दोनों भाई उसे बस देखते रहे। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, प्रोग्राम शुरू हो गया है, अनुराधा ने उनके पास आकर कहा। तो उनको होश आया। हाँ हाँ, तुम चलो, हम आते हैं, अभिज्ञान ने कहा। तो वह जाकर दादी के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। दादी ने देखा तो कहा, देखा मैंने कहा था, ये फूल लगाओगी तो बहुत प्यारी लगोगी। देखो अब कितनी सुंदर लग रही हो, नजर ना लगे किसी की। कहते हुए उन्होंने उसकी बलाएं ली। भाई, आपको अनु कैसी लगती है? वैभव के इस सवाल से अभिज्ञान चौंक गया। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? अभिज्ञान ने उसे घूरा। नहीं मतलब, मुझे वो बहुत पसंद है। अगर आप भी उसको पसंद करते हो तो मैं पीछे हट जाता हूँ, वरना मैंने सोच लिया है जाने से पहले उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। वैभव ने अपने मन की बात बता दी। अभिज्ञान ने सुना
तो उसे पहले तो गुस्सा आया, फिर उसने खुद को शांत किया और कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस अच्छी दोस्त है। ओके, मतलब मेरी लाइन क्लियर है ना? थैंक्स भाई, कहकर वह दादी और अनुराधा की तरफ आकर बैठ गया। अभिज्ञान को खुद पर गुस्सा आया, पर फिलहाल वह चुप रहा। वह भी आकर अपनी सीट पर बैठा। प्रोग्राम शुरू हुआ। लड़के वालों ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दिए। शिविका के दोस्तों ने भी डांस किया। अमन और शिविका ने भी एक प्यारा सा परफॉर्मेंस दिया। सुलोचना जी, शैलेंद्र, नीता, अनुज और दादी ने भी शिविका को सरप्राइज देते हुए हम साथ साथ हैं गाने पर डांस किया। उनको डांस करते देख शिविका के साथ साथ अभिज्ञान भी हैरान था। वैभव ने भी अपनी बारी में दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड सॉन्ग पर बढ़िया डांस किया। अब बारी है हमारी प्यारी दुल्हन के भाई साहब की, जो हम सबको अपना गाना सुनाएंगे। होस्ट कर रहे लड़के ने कहा तो शिविका खुश होकर अभिज्ञान को देखने लगी। अभिज्ञान अपनी सीट से उठकर शिविका के पास आया, प्यार से उसका माथा चूमा और स्टेज पर चला आया। माइक हाथ में लेकर गाना शुरू किया। फूलों का तारों का सबका कहना है। गाना खत्म हुआ तो सभी लोग तालियां बजाने लगे। शिविका तो रोने लगी। अमन ने उसे संभाला। अभिज्ञान भी नीचे शिविका के पास आकर उसको चुप कराया, तो शिविका ने अपने पास वहीं बैठा लिया। दादी ने देखा तो वह भी अनुराधा के साथ उनके पास आ गईं। तुम मेरे लिए कोई परफॉर्मेंस नहीं दोगी? शिविका ने अनुराधा से कहा। दी, पर मुझे डांस नहीं आता और ऐसी सबके सामने अच्छा भी नहीं लगता, उसने संकोच करते हुए कहा। तो फिर कोई गाना ही सुना दो, जैसे भैया ने गाया। उनको भी डांस नहीं आता, शिविका ने कहा। पर मैं कैसे, यहाँ तो सब परिवार के लोग हैं और मैं। अनुराधा ने आगे कुछ नहीं कहा। पर तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो अनु, दादी ने कहा। हाँ बिल्कुल ज्ञान भैया, आप उसे कहिए ना, वो आपकी बात नहीं टालेगी। मेरे संगीत में सबने कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दी, यहाँ तक कि दादी ने भी। अगर तुम नहीं करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा उदास होकर शिविका ने कहा। जब वो इतना कह रही है तो गा दो ना कुछ, अच्छा लगेगा उसे। अभिज्ञान ने अनुराधा से कहा। अच्छा ठीक है, आप अब इतना कह रहे हो तो एक गाना ही सुना देती हूँ, अनुराधा ने कहा और उठकर सामने स्टेज पर चली गई। होस्ट, जो कि प्रोग्राम खत्म करने का अनाउंसमेंट करने वाला था, अनुराधा को देखते हुए कहा। अब पेश है आज के शाम की लास्ट परफॉर्मेंस, दुल्हन की फ्रेंड की तरफ से। अनुराधा ने उसको थैंक यू कहा और माइक लेकर आगे आ गई। उसने गाना शुरू किया। अनुराधा का गाना खत्म हो गया था, पर सब शांतों से ही देखे जा रहे थे, जैसे सब उसके गाने में खो गए थे। अभिज्ञान तो बिल्कुल ही खो गया था। फिर सबसे पहले होस्ट ने ताली बजाई, उसके बाद सबके होश आया और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सब उसकी आवाज की खूब तारीफ कर रहे थे। मंडप में शिविका और अमन साथ बैठे शादी के वचन ले रहे थे। उनके पास सुलोचना जी और शैलेंद्र खड़े थे। दादी, नीता और अनुज नीचे मंडप के पास थे। अभिज्ञान और अनुराधा भी वहीं उनके पास खड़े थे। आज अनुराधा ने अभिज्ञान का दिया लहंगा पहना था, जो अभिज्ञान के कुर्ते से मैच हो रहा था। अनुराधा उन दोनों को देखकर अपनी शादी को याद कर रही थी। उसे अपनी शादी में होश ही कहाँ था। पूरा समय तो अभिज्ञान ने उसे थाम रखा था। उसे खोया देखकर अभिज्ञान ने पूछा, क्या सोच रही हो अनु? कुछ नहीं, अपनी शादी याद आ गई थी, अनुराधा ने कहा। शादी की बात सुनकर अभिज्ञान ने कुछ नहीं कहा। उनकी शादी जिन परिस्थितियों में हुई थी, वह उसे याद नहीं करना चाहता था। उसे कुछ न बोलता देख अनुराधा ने कहा, मैं थोड़ी देर छत पर जा रही हूँ, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभिज्ञान ने उसे रोका नहीं, शायद वह समझ रहा था उसे इस वक्त अकेले रहना है। वैभव ने देखा अनुराधा अंदर जा रही है तो वह भी उसके पीछे चल पड़ा। अनुराधा छत पर खड़ी थोड़ी देर नीचे बैठे लोगों को देखती रही, फिर ऊपर चांद को देखने लगी। सोचने लगी, एक शादी ये है जहाँ सब कितने खुश हैं, और उसकी शादी थी जबरदस्ती की, जिसमें भी सब खुश थे सिवाय उसके। अगर उस दिन अभिज्ञान की जगह कोई और होता तो आज वो कहाँ होती, जिंदा भी होती या नहीं, पता नहीं। अभिज्ञान की याद आते ही उसने तुरंत नीचे अभिज्ञान को देखा। वह अब भी वहीं खड़ा शादी देख रहा था। आप यहाँ क्यों चली आई? पीछे से आते वैभव ने पूछा।
तो वह पलट कर उसे देखने लगी। नहीं, वो बस मन थोड़ा बेचैन हो रहा था, इसलिए थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी। उसने वापस नीचे अभिज्ञान को देखते हुए कहा। वैभव ने उससे थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, फिर अचानक पूछा, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? अनुराधा चौंक पड़ी। उसने सोचा नहीं था वैभव ऐसा कुछ पूछेगा। उसने ना में सर हिला दिया। अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी ना? वैभव ने थोड़ी हिम्मत करके कहा। अगर बात सही होगी तो नहीं मानूंगी। अनुराधा ने कहा। अनु, आप मुझे बहुत पसंद हो। पहले दिन से ही, जब से आपको देखा है, बस आपके बारे में सोचता हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या आप मुझसे शादी करोगी? आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, वादा करता हूँ। आपको हमेशा खुश रखूंगा। घुटनों पर बैठ वैभव ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा। अगर आपकी हाँ है तो मेरा हाथ थाम लीजिए। वादा है, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। वैभव ने फिर कहा। अनुराधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब कैसे हुआ। वो तो हर वक्त वैभव से दूर दूर रही थी, फिर भी आज वह ऐसे उसके सामने था। वह बदहवास सी बस उसे देखे जा रही थी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। छत के दरवाजे पर खड़े अभिज्ञान ने जब सुना तो उसका दिल टूट गया। काफी देर तक जब अनुराधा वापस नहीं आई तो वह उसे बुलाने आया था, और यहाँ देखा तो वैभव अनुराधा के सामने घुटने पर बैठा उसे प्रपोज कर रहा था। उससे आगे कुछ देखा नहीं गया। वह वापस चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अनु को कभी दोस्त से ज्यादा नहीं समझा था। फिर उसके आंसुओं की वजह क्या थी, वह खुद नहीं समझ पा रहा था। क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? शायद कुछ और था, शायद प्यार था। उसे अनु से प्यार हो गया था। हाँ, यही सच था। पर उसे अनुराधा पर गुस्सा आ रहा था। उसने वैभव को रोका क्यों नहीं? वह चुप क्यों थी? उसने कुछ भी नहीं कहा। क्या वह वैभव को हाँ कह देगी? नहीं नहीं, अनु ऐसा कभी नहीं करेगी। सोचते सोचते वह अपने कमरे में आ गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। शिविका की विदाई हो गई थी। धीरे धीरे मेहमान भी वापस जाने लगे। नीता और सुलोचना सबको कुछ तोहफे और मिठाइयाँ देकर विदा कर रहे थे। सारे मेहमान जा चुके थे। बस अनुज, नीता और वैभव अभी भी नहीं गए थे। शाम के समय सभी हॉल में बैठे थे कि अनुज का फोन बजा। उसने कुछ बात की और परेशान हो गया। ठीक है, हम आते हैं, कहकर उसने फोन रख दिया। क्या बात है, सब ठीक है ना? नीता ने पूछा। नीता, सामान पैक करो, हमें तुरंत निकलना होगा। माँ की तबीयत बिगड़ गई है। नर्स का कॉल था। मैं टिकट्स चेक करता हूँ, शायद रात की फ्लाइट मिल जाए, कहकर अनुज ऑनलाइन टिकट चेक करने लगे। अरे पर ऐसे कैसे? सब कुछ ठीक था, वो स्टेबल थी, तभी तो हम यहाँ आए, वरना उनको छोड़कर कभी नहीं आते। नीता परेशान होकर बोली। हाँ, पर आज दोपहर से थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हमें जाना होगा। मुझे 8 बजे की टिकट्स मिली हैं, हमें निकलना होगा। जाकर वैभव से भी कह दो, अनुज ने कहा। अनुज, मैं भी चलूंगी। दादी ने सुना तो परेशान हो गईं। आखिर उनकी बहन का सवाल था। सभी जानते थे कि उनकी बॉडी काफी समय से पैरालाइज है, वो बोल भी नहीं पाती थी। इसलिए हॉस्पिटल में ही उनको स्पेशल वार्ड में रखा गया था, जहां 24 घंटे वो डॉक्टर्स की निगरानी में थीं। पर मौसी, सीट तो सारे भर चुके हैं, आपके लिए टिकट्स नहीं मिलेगी। आप कल सुबह की फ्लाइट से आ जाइएगा, अनुज ने समझाया। कल सुबह की फ्लाइट से मैं आ जाऊंगा डैड, आप दादी मौसी को साथ ले जाएं, वैभव ने वहां आकर कहा। ठीक है, फिर तुम कल आ जाना, हम आज निकलते हैं, अनुज ने कहा। तो वैभव ने हाँ में सिर हिला दिया। अनुराधा दादी की पैकिंग में मदद कर रही थी। दादी का जाना उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर जाना भी जरूरी था। ऐसे जाना पड़ जाएगा, सोचा नहीं था। सोचा था शिविका की शादी के बाद घर में सबको तुम्हारे लिए मनाऊंगी, और अब ऐसे जा रही हूँ, तुम भी क्या सोचती होगी? दादी ने वादा नहीं निभाया। दादी ने उदास होकर कहा। नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज्यादा सोच रही हैं। मेरी किस्मत में क्या है ये तो मैं नहीं जानती, पर इस वक्त मेरा यहाँ से जाना ही सही रहेगा। जब तक अभिज्ञान जी खुद मुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करते, तब
तब तक मेरा यहाँ रहना बेईमानी है, इसलिए कल सुबह मैं अपने हॉस्टल चली जाऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए और अपनी बहन का ख्याल रखिए, अनुराधा ने उनको समझाते हुए कहा। पर मैं नहीं चाहती तुम यहाँ से जाओ, पढ़ाई तो यहाँ से भी हो सकती है ना। फिर क्यों जाना है तुम्हें? दादी ने पूछा। अभी कुछ नहीं पता दादी, बस मुझे अभिज्ञान जी के काबिल बनना है। कुछ ऐसा करना है कि मेरी वजह से उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाए और वो सबके सामने मुझे अपनी पत्नी कहने में संकोच ना करें। वैसे भी इस वक्त अंकल आंटी भी नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं, तो अच्छा यही होगा कि मैं चली जाऊं, अनुराधा ने कहा। तो क्या तुम कभी वापस नहीं आओगी? दादी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। आऊंगी दादी, जिस दिन कुछ बन जाऊंगी उस दिन सबसे मिलने जरूर आऊंगी, अनुराधा ने दादी के हाथों को थामकर कहा। पर अगर तब तक अभिज्ञान को कोई और पसंद आ गया तो? दादी थोड़ा परेशान हो गई। तो वो मेरी किस्मत होगी दादी, आप प्लीज ज्यादा मत सोचिए, अनुराधा ने कहा। ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेती हूँ, पर तुम्हें भी मुझे एक वादा करना होगा, दादी ने कहा। कैसा वादा? अनुराधा ने कहा। जाने से पहले किसी भी तरह के पेपर पर तुम कोई साइन नहीं करोगी। इसके आगे क्या करना है वो मैं देख लूंगी, पर तुम साइन नहीं करोगी, वादा करो मुझसे, दादी ने कहा। शायद वह जानती थी सुलोचना जी ऐसा जरूर कुछ करेंगी। पर दादी, अनुराधा ने कहना चाहा। परवर कुछ नहीं, तुम बस वादा करो। अगर तुम सच में मुझे अपनी दादी समझती हो तो वादा करो, दादी ने अपना हाथ आगे करके कहा। अनुराधा सोच में पड़ गई। वह समझ गई दादी नहीं मानने वाली थी, इसलिए उसने इनके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा। मैं वादा करती हूँ दादी, मैं साइन नहीं करूँगी, बस अब मैं आराम से जा सकती हूँ। अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, दादी ने कहा। इतने में अनुज की आवाज आई। मौसी चलिए, देर हो रही है। दादी ने अनुराधा के सर पर हाथ रखते हुए उसे आशीर्वाद दिया और बाहर निकल गईं। दादी, अनुज और नीता एयरपोर्ट के लिए निकल गए। शैलेंद्र और सुलोचना उनको छोड़ने साथ गए। अनुराधा खिड़की पर खड़ी उनको जाती देखती रही। अगली सुबह वैभव वापस तैयार होकर नीचे आया। शैलेंद्र जी ने देखा तो कहा, मैं अभिज्ञान से कहता हूँ तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा, मुझे अर्जेंट ऑफिस जाना है, वरना मैं ही चला जाता। अरे नहीं बड़े पापा, मैं चला जाऊंगा, भाई को क्यों परेशान करना, वैभव ने कहा। इसमें परेशानी कैसी, भाई हो तुम, इतना तो कर ही सकता है वो, कहकर उन्होंने अभिज्ञान को बुलाया और उसे वैभव को एयरपोर्ट छोड़ आने को कहा। तुम रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ, अभिज्ञान ने कहा और कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद अनुराधा वहां आई। वैभव को बैठा देख उसने पूछा, अभिज्ञान जी, भाई ऊपर कमरे में हैं, आते होंगे, कुछ काम था आपको? वैभव ने बड़े आराम से कहा। हाँ, वो आज मुझे भी वापस हॉस्टल जाना है, छुट्टियां खत्म हो गई हैं तो बस उनको बताना था, अनुराधा ने कहा। ठीक है बैठो, वो आ रहे होंगे, वैभव ने कहा। फिर उससे बातें करने लगा। अनुराधा भी आराम से सभी बातों का जवाब दे रही थी। ऊपर सीढ़ियों पर खड़ा अभिज्ञान उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने देखा वैभव की बातों से अनुराधा हंस रही थी, शायद कोई जोक सुनाया था उसने। पर अभिज्ञान को उनको देखकर उस रात की बात याद आ गई और वो फिर से चिढ़ गया। चलो वैभव, देर हो रही है, उसने अनुराधा को देखे बिना कहा और बाहर जाने लगा। अभिज्ञान जी, मुझे कुछ कहना था आपसे, अनुराधा ने उठते हुए कहा। अभी नहीं अनु, देर हो रही है, आकर बात करते हैं, चलो वैभव, कहता हुआ वह बाहर निकल गया। उसकी आवाज में गुस्सा था। ये अनु और वैभव दोनों ने नोटिस किया। वैभव ने भी अनुराधा को बाय किया और उसके पीछे चला आया। घर से एयरपोर्ट पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाता था और सुबह ट्रैफिक भी होती थी, इसलिए अभिज्ञान 1.5 घंटे पहले ही निकल गया था। आप अनु से गुस्सा हैं क्या? वो शायद कुछ कहना चाहती थी, आपने सुना भी नहीं, कितनी रुडली बात की उससे, उसे कितना बुरा लगा होगा, वो कितने प्यार से बात कर रही थी और आप? वैभव ने अभिज्ञान को देखते हुए कहा। तुम्हें उसकी बहुत परवाह हो रही है, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? अभिज्ञान ने थोड़े उखड़े स्वर में कहा। हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी है और मुझे उसे उदास देखकर अच्छा नहीं लगता, वैभव ने जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर अभिज्ञान फीका सा मुस्कुराया। हाँ क्यों नहीं, आखिर प्यार जो करते हो उससे, मैंने देखा था तुम्हें उसे प्रपोज करते हुए, वैसे देखा मैंने तुम्हारे साथ वो कितनी खुश रहती है, शायद वो भी पसंद करती है तुम्हें।
अभिज्ञान ने थोड़े उखड़े स्वर में कहा, ओह तो ये बात है। पर आपको जलन क्यों हो रही है उसे? मेरे साथ खुश देखकर वैभव ने उसे छेड़ते हुए कहा, ये बात सच है कि मैं उसे प्यार करता हूँ, पर वो मुझे पसंद नहीं करती भाई। वो आपको चाहती है। वैभव ने जैसे ही कहा, अभिज्ञान ने अचानक से ब्रेक लगा लिया और उसकी तरफ देखने लगा। हाँ, आप उसे समझ नहीं पाए अब तक। अगर उस दिन आप थोड़ी देर और रुक जाते तो उसने क्या कहा सुन पाते। उदास होकर वैभव ने कहा, अनु मुझे चाहती है, उसने कभी कहा क्यों नहीं? अभिज्ञान ने हैरान होकर कहा, कैसे कहती? आप तो हमेशा उसे दोस्ती मानते हो, पत्नी नहीं मान पाए अब तक। और ये सब कहकर आपसे सिंपैथी नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं कहा और कभी कहेगी भी नहीं। आपको पता है उस दिन उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा, भले ही अभिज्ञान जी मुझसे प्यार नहीं करते, पर मैं तो उन्हें ही चाहती हूँ और हमेशा प्यार करती रहूंगी। उन्होंने मेरा हाथ थामा तब था जब मेरा कोई नहीं था। अब ये जिंदगी उनके नाम हो चुकी है, इसमें किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। वैभव ने उस दिन की बात याद करते हुए कहा, पर वो मेरे साथ होती है तो कितनी शांत होती है और तुमसे कितनी बातें करती है। मुझे लगा वो भी तुम्हें पसंद करती है। अभिज्ञान ने अपने मन की बात बता दी। ऐसा आपको लगता है? आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया। उसने आज तक मुझसे हाथ तक नहीं मिलाया, हमेशा हाथ जोड़कर नमस्ते करती है और आपका हाथ बिना किसी झिझक के पकड़ लेती है। वो मेरे साथ खुश होती है, पर आपके साथ उसे सुकून मिलता है। और एक बात, वो मुझसे बातें नहीं करती, बस मेरी बातों का जवाब देती है। आज तक से उसने मुझे कभी कोई बात नहीं की। वैभव ने क्लियर करते हुए कहा। वैभव ने कहा तो अभिज्ञान को याद आया, अनु ने कैसे पहले दिन वैभव को देखकर हाथ जोड़ लिए थे, जबकि मॉल में जब उसने अनु का हाथ पकड़ा था तब उसे कुछ भी नहीं कहा था। पर मैंने आपकी आंखों में देखा है, आपको भी उससे प्यार है, बस आप समझ नहीं पा रहे। अगर ऐसा है तो आपको उसे बता देना चाहिए, वरना देर हो जाएगी, क्योंकि आज वो वापस जाने वाली है। यही बताने वह सुबह आई थी, पर आपने सुना ही नहीं। उसे अपनी दिल की बात बता दीजिए भैया, रोक लीजिए उसे। वो सच में आपको बहुत चाहती है, पर कभी कहेगी नहीं। वैभव ने बहुत ही शांत होकर कहा। अभिज्ञान ने सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने आप पर गुस्सा आया कि उसने अनुराधा के बारे में इतना गलत कैसे सोच लिया, जबकि वह जानता था कि अनुराधा उसे अपना पति मानती है। उसने गाड़ी स्टार्ट की और एयरपोर्ट के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ा दी। वैभव ने उसे इतनी तेजी से बढ़ते देखा तो पूछा, भाई क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अभी तो फ्लाइट में टाइम है ना? फ्लाइट में टाइम है वैभव, पर मेरे पास नहीं। मुझे अनु को जाने से रोकना होगा। मैं पहले ही बहुत देर कर चुका हूँ, अब और देर नहीं करना चाहता। मैं उसे इस तरह नहीं जाने दूंगा। मैं उसे बताऊंगा मैं उसे कितना चाहता हूँ। वह मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। वह मेरी पत्नी है और अब उसे इस बात का सम्मान मिलेगा। अब मुझे कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। अभिज्ञान ने दृढ़ निश्चय से कहा। ये हुई ना बात? वैभव ने खुश होकर उसे साइड हक करते हुए कहा। फिर दोनों एयरपोर्ट के लिए बढ़ गए। अनु अनु कहाँ हो तुम? बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अभिज्ञान ने घर आकर अनुराधा को बुलाते हुए कहा। वह जा चुकी है। सुलोचना जी अपने कमरे से आते हुए बोली। अभिज्ञान ने सुना तो उसका दिल बैठ गया। अनु उससे मिले बिना ही चली गई। उसे विश्वास नहीं हुआ, पर वो ऐसे कैसे जा सकती है? आपने उसे रोका क्यों नहीं? मेरे आने तक रोक सकती थी ना? परेशान सा अभिज्ञान बोला। मैं भला उसे क्यों रोकूं? वैसे भी उसने वादा किया था सेविका की शादी के बाद यहाँ से चली जाएगी, तो वह चली गई। सुलोचना जी ने बड़ी ही बेपरवाही से कहा। उनकी बात सुनकर अभिज्ञान उदास सा अपने कमरे की तरफ धीरे धीरे कदमों से बढ़ने लगा। अरे रुको, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए कुछ छोड़ गई है, इसे तो लेते जाओ। सुलोचना जी ने अभिज्ञान की तरफ एक छोटा सा बॉक्स बढ़ाते हुए कहा। अभिज्ञान ने बॉक्स लिया और वहां से चला गया। उसके जाते ही सुलोचना जी ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, चलो बला टली, तुम क्यों चली गई अनु? तुम्हें ऐसे नहीं जाना था, कम से कम मुझसे एक बार मिलकर तो जाती। अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? मुझे तो तुम्हारे कॉलेज का नाम तक नहीं पता। सब मेरी गलती है। मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, पर तब मैं खुद अपनी फीलिंग को लेकर कंफ्यूज था।
अब जब श्योर हूँ तो तुम नहीं तो यहाँ प्लीज वापस आ जाओ अनु, वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अपने कमरे में आकर अभिज्ञान उस बॉक्स को देखकर बोले जा रहा था। निराशा और दर्द उसके चेहरे से साफ झलक रहे थे। उसने धीरे से बॉक्स खोला तो देखा तो उसमें अनु का मंगलसूत्र था। ये देखकर वह और उदास हो गया। माँ के कहने पर भी इसे न उतारने वाली अनु यूं इसे छोड़ गई। क्या बात हुई होगी? क्या किसी ने कुछ कहा होगा उसे? अभी वह सोच ही रहा था कि तेज हवा के झोंके से खिड़की खुल गई और टेबल पर रखा पेपर हवा की वजह से फड़फड़ाने लगा। अभिज्ञान ने देखा तो उठकर खिड़की बंद की। जैसे ही मुड़कर जाने लगा उसकी नजर टेबल पर रखे उस पेपर पर पड़ी। उसने उसे उठाया। वह एक लेटर था जो अनुराधा ने लिखा था। वह बिस्तर पर बैठ गया और पढ़ने लगा। अभिज्ञान जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, इस तरह आपसे बिना मिले जा रही हूँ, पर क्या करूँ, अब आपसे मिलने की मेरी हिम्मत नहीं है। कभी सोचा नहीं था हमारा रिश्ता इस तरह टूटेगा, पर आज समझ आया मैं आपकी पत्नी बनने के लायक ही नहीं थी। यह शायद आप मुझे कभी अपनी पत्नी मान ही नहीं सकते, तभी तो आपने तलाक के पेपर पर साइन भी कर दिया, पर मैं नहीं कर पाई। मैंने दादी से वादा किया था कि मैं किसी भी पेपर पर साइन नहीं करूंगी। अगर पता होता आप खुद ये तलाक चाहते हैं तो यकीन मानिए मैं ऐसा वादा कभी नहीं करती। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं कभी आप पर अपना हक नहीं जताऊंगी। मेरी तरफ से आप आज़ाद हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगी, पर एक बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा, आपने मुझे अपना दोस्त भी नहीं समझा। अगर समझते तो परेशानी मुझे बताते, इस तरह आंटी के हाथ से पेपर्स नहीं भिजवाते। पर कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। आप अपनी जिंदगी में खुश रहें और खूब तरक्की करें, ईश्वर से यही कामना करती हूँ अनु। अब अभिज्ञान को सारी बातें समझ आ गईं। उसने लेटर को मोड़कर दराज में रखा और अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कैसे अनु को समझाए कि उसने ये सब नहीं किया। पर वो उसे ढूंढेगा कहाँ, और अनु तो शायद अब कभी वापस नहीं आएगी। सोचते सोचते उसे अचानक सुलोचना जी का ख्याल आया। उनको याद करते ही उसे तेज गुस्सा आया। आपने ये ठीक नहीं किया माँ, आपको जवाब देना होगा। आपने ऐसा क्यों किया? चाहे कुछ हो जाए, मैं अनु को ढूंढ कर रहूंगा, उसने खुद से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।